नमस्ते। आचार्य यूनिवर्सिटी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आचार्य भगवान। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। आज हम लोग सीखेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में, और सॉफ्टवेयर में कौन सा, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। आइए ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है जानकारी लेते हैं। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर वैसे प्रोग्राम होते हैं जो किसी भी डिवाइस में जान डालने का काम करती है। साथ ही जब हम कोई फंक्शन काम कराना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, उसमें ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए। ये हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं पिछले वाले लेक्चर में, जो लेक्चर नंबर 5 था हमारा। यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम आपको नजर आ रहे हैं, जैसे iOS, जैसे विंडोज, उबंटू, एंड्रॉयड। ये सारे के सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ उदाहरण हैं। अब जानते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या काम कर सकता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी मैनेजमेंट का काम करता है हमारे कंप्यूटर में, प्रोसेसर मैनेजमेंट का काम करता है, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट का काम करता है, और हमारे पास जितने भी एक्सेसिबिलिटी और सिक्योरिटी का काम होता है वो कौन देखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और फाइल और जितने भी डिवाइस लगते हैं, चाहे वो डिवाइस इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, उसका मैनेजमेंट कौन करता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए जानते हैं कितने प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। यहाँ पर कुछ टाइप आपके सामने इस प्रकार है, जैसे सिंगल टास्किंग एंड मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूजर मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, और लास्ट मिलता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आइए बारी बारी से इसके बारे में जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको नजर आ रहा है सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग वैसे सॉफ्टवेयर को कहते हैं जो एक बार में एक ही टास्क को परफॉर्म कर सके। पुराने जमाने में जब हम लोग का कंप्यूटर शुरुआती दौर में था तो हमारा कंप्यूटर एक बार में सिर्फ एक ही प्रोग्राम को परफॉर्म करता था, और वैसे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग किस नाम से जानते थे, तो हम लोग सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते थे। आइए इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे आपके पास डॉस, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे पहले आपको क्या नजर आता था, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। आइए इसके इंटरफेस की चर्चा करते हैं। ये आपके पास जो ब्लैक स्क्रीन नजर आ रहा है जिसमें छोटे छोटे सिंटैक्स लिखे हुए हैं, उसको हम लोग कौन से नाम देते हैं, तो हम लोग उसे डॉस नाम देते हैं, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आप विंडोज में ये अभी खोलना चाहते हैं तो आप स्टार्ट में जा करके कमांड प्रॉम्प्ट आप टाइप कीजिएगा, आपको ये विंडो खुल जाएगी। अगर आप रन कमांड से खोलना चाहते हैं तो आप उसमें CMD टाइप कीजिएगा, वो ओपन हो जाएगा। आइए आगे चलते हैं सिंगल टास्किंग के मेन स्क्रीन पे। अभी जो छोटी स्क्रीन आपको नजर आ रही है उसी के ये बड़ी स्क्रीन है। यहाँ पर हम जो भी काम करते थे पहले, वो सारे के सारे कोड डाल करके, उसके सिंटैक्स डाल करके, जैसे अगर आपको कोई फाइल बनाना है तो उसके भी कोड, अगर कोई फाइल पहले से देखना है तो उसके भी कोड, अगर आप कुछ डिलीट करना चाहते हैं किसी फाइल को तो उसके भी कोड। अभी जैसे हमारे पास आइकॉन्स फिगर नजर आते हैं वैसे पहले नहीं हुआ करता था। आइए दूसरी जानकारी लेते हैं मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो एक बार में एक से ज्यादा कामों को परफॉर्म करते हैं। मतलब प्रोसेसर एक ही रहेगा और एक बार में एक से अधिक काम को अंजाम तक पहुंचाएगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बताता हूं, अभी मेरा वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं और उसी कंप्यूटर से, उसी मोबाइल से आप नोट्स भी बना रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पे, और साथ ही आप हमारे वेबसाइट पे जाकर के किसी कोर्स में इनरोलमेंट या फ्री में भी कुछ जानकारी ले रहे हैं। तो ये एक तरह के जो 3 काम है वो आप एक साथ ही कर रहे हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक काम हम लोग एक साथ करें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। और अभी का जो विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, चाहे 7 की बात करें, विंडोज 7, विंडोज 10 या अभी जो चल रहा है विंडोज 11, ये सब सारे के सारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण हैं। आप लोग कभी ना कभी मल्टीटास्किंग किए होंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप कभी मैनुअली पढ़ रहे होंगे और कभी अगर किसी वर्ड पे फंस जाते होंगे तो आप मोबाइल का उपयोग करके आप गूगल कर लेते होंगे। जैसे कभी आप खाना खा रहे हैं और किसी का कॉल आ गया तो आप बातचीत कर रहे होंगे। ये दोनों एक साथ में काम करना मल्टीटास्किंग है। जैसे कभी आप बाइक चला रहे होंगे, किसी का फोन आ गया तो उस पर आप बिजी हो जाते हैं, लेकिन मैं बता दूं ये एक तरह से अपराध है। ये खतरा को आप टाल सकते हैं मोबाइल नहीं उठा करके। तो ये कुछ उदाहरण थे आपको किससे रिलेटेड, तो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग से रिलेटेड। आइए आगे जानकारी लेते हैं सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम।
सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, उसका स्पेसिफिक इस टाइप से डिजाइन किया जाता है जो एक बार में एक कंप्यूटर पे एक यूजर काम कर सकता है। ये वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो पर्सनल कंप्यूटर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करते हैं, जो डायरेक्टली किसी भी प्राइमरी डेटा को एक्सेस करने के लिए, साथ ही नॉर्मल कामों को करने के लिए होता है। जैसे कुछ उदाहरण आपके पास चर्चा करें तो विंडोज का होम वाला या मैक ओएस का या आईओएस का जो आपके पास नजर आ रहा है, ये सारे के सारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में एक ही व्यक्तियों को काम करने की अनुमति देता है। आगे बात करें मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एक बार में एक से अधिक व्यक्तियों को एक ही प्लेटफॉर्म पे काम करने की अनुमति देता है। उसके लिए उस अकाउंट में अलग अलग लोगों का अलग अलग लॉगिन क्रेडेंशियल होगा और ये एक सर्वर के रूप में काम कर सकता है। जैसे एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर आपके कुछ उदाहरण हैं जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है, जैसे FreeBSD, जैसे IBM Z ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज का जो सर्वर होता है वो वाले ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सब सारे के सारे किसके उदाहरण है? मल्टी यूजर के। अब ये मल्टी यूजर एक बार में एक से अधिक कंप्यूटरों में अलग अलग काम करने की अनुमति देता है। आप अगर चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बात करें डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह से कामों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करके काम कराने की अनुमति से है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आ रहे हैं, जैसे लुकोस, जैसे आपके पास नजर आ रहे हैं कुछ सॉफ्टवेयर यहाँ पर, ये सब सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? तो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग। अब इसमें होता क्या है एक्चुअली में, तो हमारे पास मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते हैं और वो अपने कामों को एक दूसरे में शेयर कर लेते हैं। सीपीयू साइकिल की मदद से उसके मेमोरी भी शेयर किए जाते हैं, उसके प्रोसेसिंग्स भी शेयर किया जाता है, उसके स्टोरेज कैपेसिटी भी शेयर किए जाते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में आप स्टोरेज भी एक्सेस कर सकते हो, अपने कामों को भी एक्सेस कर सकते हो और आप चाहो तो आप कामों को बांट भी सकते हो। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग इसे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे नाम से ही परिचित है, डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब बांटा हुआ। ये एक तरह से कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? बांट कर, मतलब काम को बांट करके। आगे चलते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ये सभी जगह ऑपरेटिंग सिस्टम लागू होता है। जब नया नया टेक्नोलॉजी हम लोग अभी यूज़ कर रहे हैं, जैसे फ्रीज की बात करें, जैसे हम लोग ओवन की बात करें, जैसे हम लोग अभी जितने भी लाइट फैंस यूज करते हैं, वो सब सारे की बात करें तो ये सब सारा का सारा क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है जो रियल टाइम के साथ कनेक्ट करता है और हर एक इंडस्ट्री में कामों को आसान बनाता है। जैसे आप स्मार्ट वॉच देखते होंगे, वो एक तरह का एम्बेडेड है। जैसे आप लोग मेडिकल में लेबोरेटरी में देखते होंगे अलग अलग, तो वो सब सारे में जो सॉफ्टवेयर होता है वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो अलग अलग डिवाइसों को एक कंप्यूटर में कनेक्ट करता है और एक साथ ही काम करने की अनुमति देता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो हमारे पास जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है वो मॉल में भी उपयोग किया जा सकता है, ऑटोमोबाइल्स में भी उपयोग किया जा सकता है, रोबोटिक्स में भी उपयोग किया जा सकता है और साथ ही अभी जो नई टेक्नोलॉजी चल रही है IoT, जिसको हम लोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, उसमें भी उपयोग हम लोग कर सकते हैं। तो अब जितने भी आपके पास डिवाइस नजर आ रहे हैं, आपके आस पड़ोस में जितने भी डिवाइस होंगे, वो सब सारे के सारे में आपको क्या नजर आएगा? तो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नजर आएगा। आगे बात करें रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। ये एक तरह के ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो रिजल्ट को क्विकली एग्जीक्यूट करता है। जैसे एग्जांपल के लिए बैंकिंग सर्विसेज हो गए, वहां पर क्विक ट्रांजैक्शन करने की अनुमति हर एक क्लाइंट को मिली होती है, तो उसका सर्वर जो होता है उसमें क्या डाला रहेगा? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके कामों को तुरंत करेगा। अगर बात करें फोरकास्ट मैप वाला, तो उसके अंदर में भी हर एक जगह के अलग अलग सैटेलाइट से डेटा उठा करके और आपको रियल टाइम में काम कराएगा। आप अगर स्टूडेंट्स हैं तो आप कभी ना कभी फॉर्म भरे होंगे, उसका पेमेंट किए होंगे और साथ ही आपको वहां पर रसीद जो है वहां पर मिल गया होगा, चाहे वो एप्लीकेशन फॉर्म का रिसिप्ट हो सकता है, पेमेंट का रिसिप्ट हो सकता है। ये सब सारा का सारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। यहाँ पर कुछ आपको नजर आ रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एमटॉस, जैसे लाइनेक्स, उसके बाद RTX, ये सब सारे के सारे किसके उदाहरण हैं? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम के। ये रियल टाइम और एम्बेडेड दोनों का कॉम्बिनेशन होता है जो यूजर के कामों को और आसान बनाता है और इसका उपयोग ज्यादातर हम लोग रोबोटिक में करते हैं क्योंकि वहां पर रिस्पॉन्स टाइम बहुत ही जल्दी होता है।
बात करें एयरक्राफ्ट की, स्पेस एयरक्राफ्ट, उसके अंदर में क्विक रिस्पॉन्स लेने की जरूरत है। जैसे आप मिसाइल लॉन्चर के बारे में सुने होंगे, तो उसमें भी क्विक रिस्पॉन्स लेने की जरूरत होती है एट ए टाइम। तो उसमें आपको कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा? तो रियल ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेगा। आगे बात करें तो मिलता है मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। हाँ, एक ऐसा कंप्यूटर जिसके अंदर में अलग अलग सीपीयू को एक कॉम्बिनेशन में जोड़ करके और काम को आसान कर दिया जाए। मतलब बिग अगर कोई काम है तो उस बिग कामों को हम लोग अलग अलग सीपीयू में बांट देंगे और बांटने के बाद हमारा काम क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। साधारण भाषा में बोले तो मल्टीपल सीपीयू के एक बार में कनेक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा काम आसान हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या नाम से जानेंगे? मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि हमारा सीपीयू अलग अलग रहेगा, अलग अलग, तो उसको कौन कंबाइन करेगा? तो मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम। और वो सॉफ्टवेयर कौन हो सकते हैं? तो आपके पास नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, जैसे लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज, इसके अलग अलग मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करके और अपने कामों को आसान कर सकते हैं। साथ ही बात करें तो इसकी गति क्या होती है? तेज होती है। नॉर्मल कंप्यूटर में जो हम लोग काम करते हैं उससे अधिक होती है। अब बात करें नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ये अब की दुनिया का नया है, क्योंकि हम लोग अब सारे के सारे ऑनलाइन हो गए हैं। और इसमें क्या है तो लैन की मदद लेकर के किसकी उपयोग किया जाता है? तो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में। अब ये कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर नेटवर्क के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक को हम लोग क्या कहते हैं? पीर टू पीर, जिसको क्लाइंट टू क्लाइंट कहते हैं, और दूसरा आपको क्या मिलता है? सर्वर टू क्लाइंट कहते हैं। अब आप लोग इस बारे में तो सुने जरूर होंगे, मैं यहाँ पर आपको किसके बारे में बता रहा हूँ? सर्वर और क्लाइंट के बारे में। आइए पहले जानकारी ले लेते हैं जो ये पीर टू पीर क्या होता है। जैसे एग्जांपल के लिए आपके पास कंप्यूटर है और सारे कंप्यूटर आपस में इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से, चाहे आप लैन का नाम सुने होंगे, लोकल एरिया नेटवर्क, इससे आपस में सारे कनेक्ट किए हैं और अपने फाइल को, अपने रिसोर्सेज को, अपने सारे के सारे डेटा को आपस में एक्सचेंज करते हैं काम करने के लिए। उसे हम लोग क्या नाम से जानते हैं? तो पीर टू पीर कनेक्शन के नाम से जानते हैं। और उसी तरीके से आप लोग नाम सुने होंगे सर्वर एंड क्लाइंट के बारे में। हाँ बिल्कुल, आपने ठीक सुना। एक ऐसा सर्वर जो इंटरनेट की मदद से सारे क्लाइंट को एक्सेस करता है। एग्जाम्पल के लिए बताते हैं, हमारे पास एक हैवी कंप्यूटर है जिसके अंदर में सारे के सारा डेटा को रखे हैं हम, और साथ ही हम किसी भी स्मार्टफोन से, किसी भी लैपटॉप से, किसी भी कंप्यूटर से जो एक दूर रह रहे लोगों को हम लोग इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं और उस मेन कंप्यूटर से खोज करके निकालते हैं। मैं आपको एक साधारण भाषा में समझाता हूँ। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हैं तो व्हाट्सएप का जो सर्वर है वो उसके हेड ऑफिस में रखा हुआ है, जहां पर व्हाट्सएप की सारी स्टोरेज है। आप जब कभी भी मैसेज करेंगे तो वह कहाँ जाएगा? सबसे पहले व्हाट्सएप के सर्वर पे, और व्हाट्सएप के सर्वर के बाद फिर कहाँ जाएगा? तो वो जो व्यक्ति है जिसको आप भेजे हैं वो भी एक क्लाइंट है और आप भी एक क्लाइंट है, और बीच में क्या है? सर्वर। एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखाता हूं। यहाँ पर देख रहे होंगे आपके पास नजर आ रहा चित्र, जिसके अंदर में आपको नजर आ रहा होगा आपको एक लैपटॉप, एक नजर आ रहा होगा स्मार्टफोन और एक नजर आ रहा होगा कंप्यूटर। एग्जाम्पल के लिए आप लैपटॉप से किसी को मैसेज भेजे, सबसे पहले वो इंटरनेट के माध्यम से कहाँ जाएगा? सर्वर में। सर्वर से फिर से रिबैक होगा और वो कहाँ जाएगा फिर? तो आपके स्मार्टफोन में, आप जो दूसरे यूजर हैं उसके स्मार्टफोन में। इसी तरीके से सर्वर काम करता है। आप लोग को एक बार याद होगा, हाल ही में इंडिया में बहुत सारे सोशल मीडिया ऐप्स को बैन कर दिया गया था, जैसे टिकटॉक उसमें से एक था। आप लोग नाम जरूर सुने होंगे। क्यों? क्योंकि जिसके पास सर्वर होगा उसी के पास सारा डेटा होगा, और डेटा अगर किसी के हाथ लग जाता है तो जिसके पास डेटा होता है उसी का राज चलता है। तो सर्वर जिस देश में होगा, डेटा उसी के थ्रू सभी जगह ट्रैवल करेगा, और इसीलिए उस देशों का अगर डेटा अपने व्यक्तिगत निजी कारणों से या बिजनेस के फायदे से उपयोग किया जाएगा तो फिर एक देश को भी नीचे किया जा सकता था। तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक विशेष उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो हमारा डेटा दूसरे देश नहीं जाए उसके लिए उस सोशल मीडिया ऐप पे बैन लगा दिया गया। नई नीति निकाली गई जिस नीति के अकॉर्डिंग सभी सोशल मीडिया ऐप्स को चलना था। तो आज तक यही हम लोगों ने सीखा। जो हम लोग जो व्यक्तिगत रूप से जो सिस्टम उपयोग करते हैं उसको क्लाइंट कहते हैं, और उसको अगर उसका कोई सॉफ्टवेयर होता है जो हेड ऑफिस में उसका कहीं ना कहीं स्टोरेज, उसका प्रोसेसिंग सारा का सारा मेंटेन करता है, जो 24 के 24 घंटे ऑन रहता है, उसको हम लोग सर्वर का नाम देते हैं, जो एक शक्तिशाली कंप्यूटर हो सकता है। कभी आप लोग नाम सुने होंगे मेन फ्रेम कंप्यूटर का, वो एक तरह का क्या है? सर्वर है। आपने बड़े धैर्य, बड़े ध्यान से सुना, आप सभी का आभार।
आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है गांव के हर उस व्यक्ति तक आप लोग साझा कर दिए होंगे, और अगर अभी तक आपने साझा नहीं किया है तो आप उस श्रेय को पा सकते हैं, किसी के संपूर्ण जीवन को बदलने का श्रेय। ये वीडियो अभी ही अपने सभी कॉन्टैक्ट्स के साथ शेयर करें और पाए एक महान व्यक्ति होने का गर्व। आपने बड़े धैर्य बने ध्यान से सुना, आपका आभार।